उस दिन मेरे घर पे कोई नहीं था। मेरी मम्मी ने जो वो कैसे वो अम्बिकल कोड होता है वो अपने हाथों से काटा था। चौथी भी लड़की हो गई तो एक प्रेशर तो आ जाता है फैमिली में। गणेशवा के बेटी कहाँ गेले हो, लगा काट नाक कटैये कहे तो मैसेज आया कि आपको कुछ समथिंग था कॉम्प्रो। उस वक्त मतलब नहीं समझ में आता था कॉम्प्रो क्या होता है। फिर जब मुझे इसका मीनिंग समझ में आया मुझे लगा यार मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरे भी लाइफ का मील का पत्थर है पंचायत। और इसके बाद कृष्णा मारे गुलेला फूटे घाघरी हो भीगे चुनरी। घर में सासू पूछे बहू क्या बिगड़ी, अजी बिगड़ी सो बिगड़ी हमार बिगड़ी, तेरा बेटा अलबेला फोड़े घाघरी। जब ऐसे गीत एक 4 साल की बच्ची को एक माँ सुना रही होती है ना, तो वो बच्ची सीखती है और कला से उसी वक्त जुड़ जाती है। और वही एक कारण है कि वो मुंबई आती है और पंचायत सीजन 3 तक का सफर तय करती है। नमस्कार, मेरा नाम है कल्याणी खत्री और आप जोश टॉक के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं। साहिबगंज झारखंड से पली बड़ी हूँ मैं। साहिबगंज का एक छोटा सा जगह है जयप्रकाश नगर, सकरूगढ़ साहिबगंज, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। ऐसी जगह से जब आप एक लड़की घर से बाहर निकलते हो और मुंबई तक का सफर तय करते हो तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं रास्ते में। मेरे भी आई। और अपने बचपन से शुरू करूँ तो सबसे पहले जब मैं 11 साल की थी वहाँ से शुरू करती हूँ जब मेरे पापा की डेथ हुई। और असली संघर्ष हमारा तब से शुरू हो गया था। कहते हैं कि उससे पहले भी मैंने अपने 5 साल अपने पापा को बिस्तर पे ही देखा था क्योंकि उन्हें पैरालिसिस अटैक आया था। फर्स्ट वाले में वो बिल्कुल ठीक हो गए, फिर से काम करना शुरू कर दिया। सेकंड वाले में भी वो ठीक हो गए। थर्ड वाला जो अटैक आया था उस वक्त मेरे पापा ठीक नहीं हो पाए तो वो बिस्तर पे रहते थे। और तब मेरी छोटी बहन होने वाली थी, मतलब ये कह सकते हैं मेरी बहन मुझसे 10 साल की छोटी है, तब उसका जन्म होने वाला था। उस वक्त मेरे घर की कंडीशन ऐसी थी कि घर पे कोई करने वाला नहीं, मम्मी प्रेग्नेंट थी। मेरी बड़ी वाली दीदी उस वक्त ट्यूशन पढ़ाती थी, जो मैं 17 साल की होंगी उस उम्र में। और हम लोग मिलके घर पे ही चीज़ें करते थे। छोटे-छोटे बच्चे आते थे, छोटे-छोटे मतलब एकदम जो क्लास 1 नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन पढ़ाते थे और घर किसी तरह चल रहा था। मेरी मम्मी सिलाई भी बहुत अच्छा करती थी। जब बहन जन्म ले रही थी 5 सितंबर को मेरी बहन ने जन्म लिया है। उस दिन मेरे घर पे कोई नहीं था। कोई एक ऐसा इंसान जो मेरी मम्मी की मदद कर सके जब वो डिलीवरी होती है, चीज़ें होती हैं। मेरी मम्मी ने जो वो कैसे हैं वो अम्बिकल कोड होता है वो अपने हाथों से काटा था। सॉरी तो वो जब दिन याद करते हैं तो ऐसा लगता है यार कि आपका स्ट्रगल कितना कुछ बयाँ करता है कि एक माँ कितना आपको सपोर्ट करती है। उस टाइम भी मेरी मम्मी ने कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि हाँ, मतलब हम लड़कियां हैं और चौथी भी लड़की हो गई तो एक प्रेशर तो आ जाता है फैमिली में। उसके बाद से संघर्ष ये कह सकते हैं कि शुरू होता है। सॉरी हम बहुत छोटे थे, मतलब मुझे लगता है मैं 11 साल की रही होंगी। और 11 साल की उम्र में मुझे ये समझ आ गया था कि पापा नहीं है। और जब सिर्फ पापा नहीं और घर में कोई भी नहीं, मतलब ये कह सकते हैं आपके घर पे कोई मेल नहीं है, तो उस वक़्त फैमिली का माहौल बिल्कुल अलग होता है। पर मेरी मम्मी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने कभी भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि पापा नहीं है और भाई नहीं है स्पेशली। फिर मैंने ये कह सकते हैं कि जब आपको थाली में सब कुछ ऐसे परोस के मिलता है ना, दाल, चावल, मखनी ये वो, तो आप संघर्ष करना भूल जाते हो। और शायद हमें नहीं मिला, तो हमने संघर्ष करना सीख लिया। और उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू घर से बाहर निकल गई। पापा नहीं है, सबसे पहले तो आपको अपनी चीज़ें खुद करनी है, खुद कमाना है, खुद पढ़ना है, खुद घर चलाना है। मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव थी, वो सिलाई करती थी अपना पूरा, वो ईमानदारी से अपना घर चला रही थी, पर हमें ऐसा लगता था यार हम क्या कर रहे हैं? हम घर चलाने में क्या योगदान दे रहे हैं? मुझे एक टाइम याद है, बहुत सारे लोग जो रिश्तेदार जिसको सो कॉल्ड रिश्तेदार बोलते हैं, वो मेरी मम्मी से कहते थे कि शादी कर लो। 4 लड़कियाँ हैं, क्या होगा तुम्हारा? 4 बेटियों को कैसे पालेगी, कैसे शादी करेगी? तो मतलब घर कैसे चलेगा बिना मेल के, जब भाई नहीं हो, बाप नहीं हो? तो मेरी मम्मी उनको जवाब देती थी कि मेरी 4 बेटियाँ हैं और मुझे पता है कि मुझे इनको कैसे पालना है। मैं अपने संस्कारों से पालूँगी और मेरी बेटियाँ हैं तो मेरे ऊपर गई होंगी, तो मुझे शादी-वादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरी मम्मी ने दोबारा कोई शादी नहीं की और हम लोगों को पाला। परिवार वाले तो आपको पता ही है कैसे होते हैं कि अरे यार, बेटी है, शादी कर दो। तो बड़ी दीदी की हो गई। 2 साल के बाद मेरी छोटी वाली दीदी जो सरस्वती थी, उनकी भी शादी हो गई। फिर अब आई बात मेरे ऊपर कि यार अब इसकी भी शादी कर देते हैं।
तो मेरी मम्मी ने कहा अब मुझे प्रेशर नहीं है, मेरी 2 बेटियों की शादी हो गई है, वो अपने परिवार में खुश हैं, मेरे जीजाजी दोनों बड़े अच्छे हैं। उसके बाद मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे जीजाजी सबने कहा कि नहीं, हमने जो सपने पूरे नहीं किए, ये लड़की अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट था। बचपन का बात बताऊँ, मैं क्लास 2 में थी, तब से मैं डांस करती हूँ, मैं नुक्कड़ नाटक करती हूँ, मैं स्पीच देती हूँ। तो मेरे जो स्कूल था, मेरी प्रिंसिपल मंजू मिस, वो कहती थी कि जितने कबर्ड हमारे स्कूल के प्रिंसिपल चैम्बर में होते थे ना, वो पूरे भर गए थे ट्रॉफी से। तो मेरी मिस कहती थी, कल्याणी अगर ये स्कूल छोड़ के चली गई तो ट्रॉफी कहाँ से आएगी? तो मैं बचपन से बहुत एक्टिव थी, डांस, नाटक, ये वो, ये सब करते-करते मैं कॉलेज के पड़ाव तक पहुँच गई। और गर्ल्स स्कूल से ही मैंने पढ़ाई की है, गवर्नमेंट स्कूल से, तो हमें कभी फीस-वीस भरने का कोई टेंशन होता नहीं था, मम्मी को भी पता नहीं चला। और जब मैंने एमए भी कंप्लीट कर लिया, तो मेरी मम्मी को कभी पता नहीं चला कि कॉलेज में कितनी फीस देनी होती है, क्योंकि हमने कभी घर से लिया ही नहीं। हम खुद कमाते थे, खुद ट्यूशन पढ़ाते थे, और महज़ 11 साल की उम्र में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। मैंने डांस स्कूल खोला और वहाँ पे जब डांस सिखाना शुरू किया, सबसे पहले मोहल्ले वाले, अरे लड़की नाचती है, लड़की डांस सिखाती है, ये चीज़ लोगों के दिमाग में होती है, और लड़कियों के प्रति तो मुझे लगता है ख़ास करके होती है। लड़का कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों के मामले में नाक पता नहीं कहाँ से आ जाती है कि नाक कट जाएगी, हर चीज़ में नाक को घुसेड़ देते हैं, कितनी बार कटती है पता नहीं। तो मैंने डांस सिखाना शुरू किया, और मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक थी, क्योंकि मेरे साथ मम्मी का सपोर्ट था, और जब माँ का साथ हो तो फिर तो आप दुनिया जीत सकते हैं। कहते हैं ना, जब आप एक लड़की होते हो और आप घर से बाहर निकलते हो, और ऐसी जगह से जहाँ से लड़कियाँ घर से बाहर निकलना भी नहीं सोचती है, साहिबगंज, वहाँ से। तो मेरे मोहल्ले वाले अपने उधर के लैंग्वेज में, झारखंड में हमारे लैंग्वेज, जिसको आपने एमएस धोनी मूवी में भी सुना होगा, थोड़ा खोटा बोलते हैं उसको, ऐसे बोलते थे, देखा ही फलनवा के बेटी, मेरे पापा का गणेश नाम था, गणेशवा के बेटी कहाँ गेले हो? लगा काट नाक कटइये कहे तो ये जो नाक आती थी ना बीच-बीच में, ये लड़किये के मामला में आता है कि लड़कियाँ बाहर जा रही नकवा कटा के आएगी जी, लड़कियाँ बाहर गई नकवा कटा के आएगी जी। ये नाक हर बार हम लड़कियों पे क्यों आती है? जब लड़के बाहर निकलते तब तो नहीं कहते कि फलनवा के लड़कवा बाहर गेले हैं, नकवा कटा के अइते, तब नहीं कहते हैं। लेकिन लड़की अगर बाहर निकली है तो नकवा कटा के आएगी। ये नाक मेरे जीवन में भी बहुत बार आई है, और मुझे ऐसा लगता है ऐसे पड़ोसी, ऐसे रिश्तेदार जो ये वर्ड यूज़ करते हैं ना कि नकवा कट जाएगा, लड़की है काहे बाहर भेज देलहीं, नकवा कट जैते, उनको बताऊँगी कि लड़कियाँ नाक नहीं कटाती। लड़की नाक ऊँचा करती हैं, और अगर 100 में किसी एक ने किया होगा तो आप सबको एक साथ मत जोड़ो ना। सबका अलग-अलग ज़िंदगी है, सबकी अलग-अलग जर्नी है, और सब एक जैसा नहीं करते हैं। और ऐसे करते-करते जब मैं कॉलेज पहुँची, वहाँ पे एक प्रोफ़ेसर थे, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। अच्छी सी कहावत है कि जो पालने में ही पूत के पाँव दिख जाते हैं, जो आगे चल के पेड़ बड़ा होके वृक्ष बनने वाला होता है, उसके पत्तों से पता चल जाता है कि वो बड़े होके कितना बड़ा वृक्ष बनेगा। उस वक़्त एनएसएस था, तो मुझे सर ने एनएसएस में जोड़ा। मैंने कहा सर एनएसएस में मैं क्या करूँगी? मतलब एनएसएस तो मतलब ऐसा है कि मैंने कभी सुना भी नहीं है। एनसीसी में जॉइन करूँगी तो बंदूक चलाने को मिलेगा। मैं इन चीज़ों में ब बचपन से बड़ा मज़ा आता था मुझे ये सब चीज़ें करके। तो सर ने कहा कि एनसीसी में तुम्हें बंदूक चलाने को मिलेगा, पर एनएसएस में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। एनएसएस में तुम आरडी परेड भी कर सकती हो, एनएसएस में तुम विदेश जाके अपने देश का नेतृत्व कर सकती हो, एनएसएस में तुमको भी नेशनल अवार्ड मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और सब जब उन्होंने घूमने की बात बताई, मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटी-सी लड़की जो साहिबगंज के छोटे से गाँव में पली-बड़ी हो, जब उसको ये कहे कोई कि तुमको फ्री में घूमने को मिलेगा, तो सबसे पहले तो मन वहीं खुश हो जाता है। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, फ्री में मिलेगा, सरकारी पैसे में घूमूँगी। और मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ सर मैं एनएसएस जॉइन करूँगी। जुड़ने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, सोशल वर्क, ब्लड डोनेशन, प्लांटेशंस, मलेरिया कैंप लगा देना, गाँव को विज़िट करके उस गाँव में अच्छी चीज़ें करना, ये करते-करते मैं 2016 तक पहुँच गई। 2016 में मैंने इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, और उस दिन जब सब मुझे कह रहे थे कि तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पूरे झारखंड में मुझसे पहले किसी भी लड़की को इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड नहीं मिला था। तो मुझे लगा यार मुझे भी नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनली 2016 में जब मेरा अवार्ड की लिस्ट में नाम आया कि झारखंड से कल्याणी कुमारी को, उस वक्त मैं कुमारी लिखती थी, सर्टिफिकेट नेम कुमारी था, तो मुझे लोगों ने कहा कि वाह लड़की ने कर दिखाया। उस दिन जब मैं राष्ट्रपति भवन में थी, राष्ट्रपति जी के सामने, राष्ट्र के पहले व्यक्ति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, और मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन भी उसी सभागार में थी। तो पूरे मेरे जीवन का जो चल रहा था ना यार, मैंने क्या नहीं किया, वो सब चीजें मेरे आंखों के सामने घूम रही थी। एक बार को मैं एकदम ब्लैंक हो गई जब मेरा नाम बुलाया, कल्याणी कुमारी झारखंड से हैं, समाज सेवा के लिए इनको ये नेशनल अवार्ड दिया जाता है। और जब मैं खड़ी हुई तो मुझे राष्ट्रपति जी तक चल के जाना था। एक प्रोटोकॉल होता है कि आप साइड से नहीं, एकदम बीच से चल के जाएंगे, जो रेड कार्पेट बना होता है। मैं वहां खड़ी और एक बार को ऐसे स्टक हो गई।
अच्छा अच्छा, ओह सॉरी, मुझे सामने जाना है। तो मैं गई उस दिन, मेरे लिए बहुत अनोखा, बहुत अद्भुत पल था मेरे लिए वो। और उसके बाद मेरा लक्ष्य था कि, क्योंकि कीड़ा तो बचपन से था कि बनना तो वही है, मुंबई जाना है, पर कैसे जाना है ये नहीं पता था। फिर मैंने बोला जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैंने 3 दिन का अनशन किया घर पे। उसके पहले भी मैंने एयर होस्टेस ट्राई किया था ताकि जुगाड़ लगा के मैं बॉम्बे बेस ले लूँ और यहाँ पे आके मैं काम करूँ, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर मैंने जब जुगाड़ लगाया अनशन का, तो मेरे घर में 3 दिन मैंने बोला मैं खाना नहीं खाऊँगी। पर हाँ, घर में खाना नहीं खाती थी, लेकिन बाहर जाके खाती थी। क्योंकि भूखे थोड़ी रह सकती हूँ मैं, भूख के मामले में मैं बहुत वीक हूँ। फिर मैंने ऐसे 3 दिन अनशन किया। एक दिन मेरी मम्मी रात को कहती है कि, "सच में तुमको मुंबई जाना है?" तो मैंने कहा, "और क्या? हम क्या मज़ाक कर रहे हैं? हम कब से कह रहे हैं हमको मुंबई जाने दो। हम चले जाएँगे, हम कर लेंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे।" तो मम्मी कहती है, "ठीक है।" उठ के बैठ गई और कहती हैं कि, "चलो ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं।" और मम्मी ने जब कहा हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन ऐसा लग रहा था मैंने आधी जंग तो यहीं जीत ली, बस आधी बाकी है। क्योंकि जब माँ का साथ होता है ना, तो आप दुनिया की हर चीज़ जीत सकते हो। फिर मम्मी ने कहा हम चलते हैं, मैंने कहा फिर ठीक है, फिर तो कमाल हो गया, चलो फिर चलते हैं। और फिर 19th मई को आई थिंक, मुझे लग रहा है मैं बॉम्बे आ गई। आते ही ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन डायरेक्ट ऑडिशन के कॉन्टैक्ट नहीं मिलते। पहले आपको जूझना पड़ता है और इसीलिए पहले मैं भी जूझी। मैं पहले गई थिएटर करने। अब थिएटर कैसे? वहाँ पे मैंने संस्कार भारती जॉइन कर लिया। संस्कार भारती का एक प्ले हो रहा था जिसका नाम था माँ मुझे जीने दो। तो ऐसे थिएटर करती रही और मुझे सबसे पहले शो मिला था 2019 में, एक शो आ रहा था लेडी स्पेशल, सोनी टीवी पे आता था। लेकिन मेरे साथ बुरा तब हुआ जब मैंने लेडी स्पेशल शो कर लिया था और मुझे एक दिन मैसेज आया, ऐसे फ़ोन पे अननोन नंबर था कोई तो। और उस दिन मैं बहुत रोई थी, मुझे लगा था मैं मुंबई से वापस चली जाऊँ एक बार को। तो एक मैसेज आया मुझे फ़ोन पे, अननोन नंबर था। उसमें ये लिखा था कि हम लोग ये ब्ला-ब्ला फ़िल्म कर रहे हैं। और मैंने कहा अरे वाह! फ़िल्म के लिए डायरेक्ट आया। उस वक़्त मैं नई-नई थी बॉम्बे में। मैसेज आया कि आपको कुछ समथिंग था कॉम्प्रो, उस वक़्त मतलब नहीं समझ में आता था कॉम्प्रो क्या होता है। लोगों को पता भी नहीं होगा मुझे लगता है जो इंडस्ट्री में नहीं है। तो ये वर्ड सुनते ही मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप कॉल उनका आया था तो मैंने उठा के बोला कि क्या होता है, मतलब ये मुझे समझा नहीं। बोले देखिए जो प्रोड्यूसर होते हैं या डायरेक्टर होंगे जो भी होंगे, वो कॉम्प्रो की डिमांड रखते हैं। तो फिर जब मुझे इसका मीनिंग समझ में आया, मुझे लगा यार मुझे तो यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं कहाँ सोशल वर्क, कहाँ क्लासिकल कथक सीखती हुई लड़की, छोटे से शहर से आई हूँ, मुझे ये सब सुनने को मिला तो मैं डर गई एक बार को। इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इस तरह से लोग डायरेक्ट बोलते हैं ये नहीं पता था। उस दिन मैंने ऐसे एक इमोजी आती है व्हाट्सएप पे, हाथ जोड़ के वो मैंने सेंड किया और मैंने लिखा नो सॉरी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं चाहती तो कंप्लेन करती, पचड़ों में पड़ती, पुलिस में जाती, पर मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मेरे लिए स्ट्रगल का टाइम है, मेरी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, मेरी एनर्जी मुझे काम पे फ़ोकस करना है, मेरे को साबित करना है मेरे गाँव वालों को, मेरे शहर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को कि नहीं भई, मैं अगर लड़की होके घर से बाहर निकली हूँ, भले मैं छोटे शहर से हूँ, मैं करके दिखाऊँगी। तो मैं अपनी एनर्जी डाइवर्ट नहीं करना चाहती थी और मैंने इस पे फ़ोकस किया। बड़े कास्टिंग डायरेक्टर को मैंने मैसेज किया। मैं ऐसे-ऐसे मैंने काम किया और काम मैसेज किया कि मुझे कोई अच्छी सीरीज़ या आपके यहाँ कोई फ़िल्म की कास्टिंग हो रही होगी तो बताएँगे? तो वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रोफ़ाइल टीवी का है ना, टीवी वालों को थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। क्या होता है ना कि फिर डायरेक्टर ये देखते हैं अच्छा इसने टीवी किया है, और मैंने कोई ख़ास टीवी नहीं किया था, एक टीवी किया था, तो एक टीवी कर लेने से कौन-सा पत्ता कट हो जाता है मुझे लगा। तो बोले तुम्हारा प्रोफ़ाइल टीवी वाला है तो मुश्किल है। तो एक बार को लगा यार ये कैसा मतलब, आर्टिस्ट टीवी से हो या आर्टिस्ट फ़िल्म से हो या आर्टिस्ट वेब से हो, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है। वो तो कैमरे के सामने परफ़ॉर्म करना जानता है। मैं एक अच्छी डांसर हूँ, मैं एक अच्छी सिंगर भी हूँ, जो मैंने सीखा है जितना मैं गा लेती हूँ, सब चीज़ें आती हैं मुझे। फिर ये वेब, फ़िल्म और टीवी अलग-अलग है क्या? तो मेरे मन में उस वक़्त बहुत कन्फ्यूज़न आया, मैंने कहा यार ये तो छोड़ो यार, टीवी एक कर लिया तो लोग मुझे लेने से ऐसे बोल रहे हैं। पर मेरी मम्मी ने कहा कि तू मेहनत करती रह, देख ये लोग तो बोलने वाले बोलते रहते हैं। और मुझे लगता है यही मेहनत जो मैं करती रही, और मुझे लगता है हर दिन मैं एक ऑडिशन देती रही होंगी, कितना ऑडिशन दिया है काउंटेबल तो नहीं है। उसके बाद मुझे एंड में जाके ये पंचायत मिली है, और मुझे लगता है ये एंड नहीं, ये शुरुआत है। कहते हैं अंतस्थे प्रारंभस्थे, तो अंत ही प्रारंभ होता है। तो मेरे लिए ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। और मुझे लगता है जब पंचायत सीज़न 3 में मैं कास्ट हुई जगमोहन की पत्नी के किरदार में, तो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, लोगों ने मुझे इतना सराहा है। मुझे लगा था एक बड़ा छोटा-सा कैरेक्टर है, सेकंड और थर्ड एपिसोड में आएगा, लोग पता नहीं इतना नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डायलॉग नहीं है। तो मैंने ना
दीपक सर जो पंचायत के डायरेक्टर हैं उनको पूछा था, और चंदन सर को जो राइटर हैं। मैंने कहा सर ये बीवी है लेकिन ज्यादा बोलती क्यों नहीं है, घर में तो बीवी का चलता है, इसका तो ज्यादा डायलॉग ही नहीं है। तो सर कहते हैं कि बेटा देखो, गाँव में क्या होता है ना, आज भी पत्नियां पति के नीचे रहती है, पुरुष प्रधान जिसको समाज बोलते हैं, आज भी कहीं ना कहीं है। तो पत्नियां पति की बात को मानती हैं, कम बोलती हैं, या उसकी रिस्पेक्ट मान लो। तो मैंने कहा ठीक है सर, जैसा आप बोले। तो फिर वो कम ही डायलॉग था उसका, तो मुझे लगा लोग पता नहीं नोटिस करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने जगमोहन की पत्नी को नोटिस किया और बहुत प्यार दिया। मेरा उसमें एक डायलॉग था, खाओ नहीं तो मार के थुथना फुला देंगे। तो वो थुथना भी मेरी माँ से आया था कहीं ना कहीं। मेरी मम्मी बचपन में बहुत प्यार से कहती थी, खाएगी तो मार के थुथना ही फुला देंगे तुमरा। तो थुथना वर्ड भी वहां से आ गया। तो कहते हैं कि आप कुछ कुछ चीजें अंदर से अपनी चीजें डालते हो ना जब अपने किरदार में, तो और निखर के आता है। मुझे लगता है इस वजह से पंचायत में मेरा किरदार थोड़ा निकल के आया। और जब आपको एक लड़की हो, आप जो आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, और आपको एक ऐसा किरदार प्ले करने को मिलता है जो आपके जीवन से बहुत अलग है, बहुत इन सेंस बहुत अलग। कहाँ एक औरत जिसका एक बेटा है, इसकी एक पति है और एक दादी सास है, उसकी सेवा करनी है और बच्चे का भी ख्याल रखना है, पति की भी रिस्पेक्ट करनी है, हर एक चीज उस किरदार के अंदर था। तब मुझे लगा कि मुझे वहां कनेक्ट करना चाहिए। जब ऐसी औरतों से मैं जब गाँव में मिलती थी अपने कॉलेज के टाइम पे, जब मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी, वो औरतें, उसके पति महुआ कहते हैं हमारे गाँव में, झारखंड में महुआ पी के सुतल रहता था। और महुआ जो चावल को सड़ा के बनता है, उसका एक एक तरह का शराब बोल सकते हैं उसको, वो पी के सुतल रहता था। और वो जो वाइफ होती थी, जो उसकी बीवी होती थी, वो अकेले घर संभालती थी, अपने बच्चों को पढ़ाना, पहाड़ से लकड़ी काट के लाना, घर पे खाना भी बनाना, संडे को हाट में जाके लकड़ी भी बेचना। तो ये सारी चीजें जब वो औरतें करती थी, तो मैंने कहा यार मैं उसको कनेक्ट करती हूँ। भले जगमोहन ऐसा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो औरत का कैरेक्टर वैसा था कि हर वो चीज संभालना, हर वो चीज करना। तो मैंने उसी औरतों को कनेक्ट किया, जिसके साड़ी के नीचे से उसका पेटीकोट नजर आता था, लेकिन सिर से पल्लो नहीं हटता था। तो मैंने कहा यार ये कैरेक्टर मैं वहीं से कनेक्ट करूंगी। और पूरा मतलब मुझे लगता है मैंने अपने हर किरदार में कहीं भी उस लड़की के किरदार में, जो जगमोहन की पत्नी है, जो उसकी बीवी है, उसके किरदार में कभी भी कल्याणी को नहीं झलकने दिया कि कल्याणी खत्री उसमें दिख जाए। मैंने ऐसा कहीं नहीं होने दिया और बड़े ही शिद्दत से मैंने अपना कैरेक्टर निभाया। सब लोगों ने तारीफ भी की, बहुत खुशी हुई मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पंचायत मेरे जीवन का मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि पंचायत ने ना बहुत सारे लोगों को जीवन दिया है। ऐसे ऐसे एक्टर जिनकी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत साल मेहनत करते आ रहे थे, उन्हें एक पहचान नहीं मिल पा रही थी, एक फेम नहीं मिल पा रहा था। उसका रीज़न भी मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं ना, जहाँ पे जब आप ऑडिशन देने के लिए जाते हो ना, तो वो आपका काम पूछते हैं, पहले क्या किया है आपने, पहले क्या किया है आपने, इसके पहले कौन सी फ़िल्म की है? भाई पहले किए होते तो आपके पास क्यों आते? मतलब आपको पास इसलिए आए क्योंकि पहले बड़ा काम नहीं किया, अगर बड़ा काम किया होता तो आप हमारे पास आते। तो एक्टरों की बहुत मुश्किल होती है जब आप कुछ नहीं करके रखते हो, या फिर आप किसी बड़े के रिश्तेदार नहीं हो, तब तक बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरे लिए भी हुई थी। पर टीवीएफ जो प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मौका दिया और पंचायत ने बहुत लोगों की जीवन बनाई है। और मुझे लगता है मेरे भी लाइफ का मील का पत्थर है पंचायत। और इसके बाद मुझे लगता है ना जगमोहन की पत्नी ही नहीं, केवल मुझे और बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे। तो मैं अलग-अलग शेड्स के कैरेक्टर इससे पहले भी प्ले करती आई हूँ। बहुत सारी सीरीज़ मैंने की है। एक सीरीज़ अभी मनोज जोशी जी के साथ एमएक्स प्लेयर पे मेरी है। और भी मैं करती रहती हूँ बीच-बीच में। जब मुझे कोई इवेंट्स मिलता है वो भी होस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे खाली बैठना नहीं पसंद है। और मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि जो लगा रहता है ना, उसका कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो बस लगे रहो जीवन में, तो ही कुछ ना कुछ लगा रहेगा।